नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। एक बड़ा सवाल कि क्या यूपी सेफ है, और ये इसलिए क्योंकि अपहरण और फिरौती से यूपी फिलहाल जो है थर्राया हुआ है। संजीत यादव अपहरण और हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि कानपुर देहात से अपहरण की खबर सामने आई है। ब्रजेश पाल नाम के शख्स का अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख की फिरौती मांगी है। बता दें कि 9 दिन बीत चुके हैं और अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। तो वहीं इस वारदात की आखिर क्यों बढ़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस तरीके की वारदात आखिर क्यों बढ़ती जा रही है, किसकी लापरवाही का खामियाजा मासूमों के परिजनों को झेलना पड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम इस पूरे मामले को लेकर बात कर रहे हैं कि आखिर यूपी में इतनी ज्यादा वारदातें बढ़ रही हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रहा है, और सरकार के जो बड़े बड़े दावे वादे हैं कि यूपी को अपराध मुक्त बनाएंगे, वो दावे वादे कहाँ हैं? क्योंकि हर दिन हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं। खासतौर पर कानपुर में बिकरू कांड जो हुआ, उसके बाद यूपी पुलिस लाइमलाइट में आई और एक के बाद एक जो है पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, सवालिया निशान इसलिए उठ रहे हैं। बिकरू कांड के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें उनको काबू करने में पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम दिख रही है। क्योंकि अगर हम पहले मामले को देखें, सुजीत अपहरण हत्याकांड मामले को अगर देखें, तो इस पूरे मामले में पुलिस जो है अभी तक उस मामले को सुलझा नहीं पाई है, और ऐसे में एक और अपहरण का मामला सामने आ गया है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर देहात से संवाददाता विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, 9 दिन बीत चुके हैं इस अपहरण के मामले को, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्या अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं? प्रीति जी, बिल्कुल बता दूं, 17 तारीख की ये घटना है जहां पर एक धर्मकांटा में नेशनल धर्मकांटा है, जहां पर ब्रजेश जो है वह एक पद पे तैनात थे। उनकी अपहरण हो जाती है। अपहरण के बाद उनके जो परिजन हैं वो लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारे बेटे को सुरक्षित बरामद कर लीजिए, लेकिन पुलिस का जो है वो अमानवीय चेहरा देखने को मिल रहा है। कानपुर नगर की बात करें तो सुजीत यादव का जो अपहरण हुआ था, जिसमें 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन युवक की हत्या कर पांडु नदी में फेंक दिया गया था। बात करें जनपद कानपुर देहात की, तो हत्याओं और फिरौतियों से दर्रा चुका है कानपुर देहात। जी प्रीति जी। जी विशाल, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी क्योंकि हमारे पास जो है एक जो बातचीत हुई है अपहरणकर्ता और पीड़ित परिजनों के बीच में, जो बातचीत हुई है, वो सबसे पहले हमारे दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिर दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। सुनिए। पुलिस को फोन नहीं करना। सुन रहे? पुलिस को फोन नहीं करना, ब्रिजेश हमारे पास है। अच्छा, 20 लाख का इंतजाम करो। ठीक, पुलिस को सूचना की तो मार दूंगा इसे। चलो भाई साहब, फोन अगर लगाएं तो हमारा फोन रिसीव कर लेना तुम। ठीक। सुना आपने, ये अपहरणकर्ता और ब्रजेश के परिजनों के बीच में बातचीत हुई है। साफ तौर पर यहाँ पर अपहरणकर्ता ये कह रहे हैं कि 20 लाख की फिरौती दो वरना ब्रजेश को मार दिया जाएगा, ब्रजेश हमारे पास है। और साफ तौर पर धमकी दी जा रही कि पुलिस को इसकी कोई जानकारी ना दी जाए। ऐसा ही पहले सुजीत के मामले में हुआ था, वहां पर भी अपहरणकर्ताओं की तरफ से फिरौती मांगी गई थी और पुलिस के नाक के नीचे फिरौती दी गई और पुलिस को चकमा देकर अपहरणकर्ता उस दौरान वहां से फरार हो गए थे। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अपडेट मैं आपसे ले रही थी, आप कह रहे कि पुलिस के हाथ फिलहाल अभी खाली हैं, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसकी बात की जाए तो कहां तक कार्रवाई पहुंची है? पुलिस क्या कह रही है कि आखिर क्यों अब तक कुछ पता नहीं लगा पाई है? जी प्रीति जी, बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से अपहरण हुआ है, अपहरण के 10 दिन बाद बीत जाने के बाद भी कोई भी सक्षम अधिकारी बाइट देने को राजी नहीं है। जब हम इस पूरे प्रकरण को लेकर कल कानपुर एडीजी जय नारायण सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि हम आधे घंटे के बाद आपको पूरी जानकारी देंगे। ऐसा लगता है पुलिस का मानवीय चेहरा है। घटना के बाद युवक के मौतेरे और बुआ के लड़के को उठाया जाता है और थाने में उनकी मार पिटाई की जाती है, जिसके कारण उनका हाथ भी टूट गया है। खबर फास्ट सुबह से ही लगातार इन खबरों को दिखा रहा है, जिसमें पुलिस का जो है वो लगातार ढुलमुल रवैया देखने को मिल रहा है। पीड़ित जो है रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की बात करें, उनकी बहन है, माताजी हैं और भाई हैं, रो रो कर बुला हाल है, लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी पीड़ित के घर नहीं पहुंचा है, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं उनसे बात कर सके और उन्हें बताए कि आपका बेटा जो है वो सकुशल हम बरामद कर लेंगे। ऐसी कोई भी बात देखने को नहीं मिल रही है प्रीति जी। जी जी विशाल बने रहिए इस बीच। मेरे साथ यहाँ पर पीड़ित की माँ विमला भी जुड़ गई हैं। विमला जी,
ये पूरा मामला जो हम अभी दिखा रहे हैं, आपके परिजन, आपके बेटे जो हैं वो फिलहाल आपके पास नहीं है और 9 दिन बीत चुके हैं। पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि कितने दिन और लगेंगे ढूंढने में? और अपहरणकर्ता की बात हुई है आपके परिजन से, क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या दोबारा फोन आया है अपहरणकर्ता का आपके पास? हाँ, फोन आपसे नहीं आया है यहाँ पर जी 17 तारीख का फोन आज ना, यहाँ कोई फोन नहीं है। जी। पता नहीं पुलिस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कोई पता नहीं। हमको बेटा चाहिए। तो आपने इस बारे में जानकारी पुलिस को दी कि अपहरणकर्ताओं का फोन आया है? क्योंकि वो तो साफ धमकी दे रहे कि पुलिस को मत बताइए, कोई सूचना मत दीजिए, लेकिन आप लोगों ने सूचना दी इसकी पुलिस को? सूचना दी है, कांटे वाले ने सूचना दी है जी। सूचना दी है। तो अब क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही पूछताछ ढूंढ पा रहे, छानबीन कर रहे हैं, पुलिस ये कह रही है। जी। और ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों ने इस मामले में किसी के खिलाफ शक जताया है? किसी पर शक है आपको कि कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि पहला वाला हमने जो मामला देखा था उसमें उसके दोस्त ही आरोपी निकले, उन्हीं पर आरोप लगा है कि उन्होंने ही जो है हत्या की और फिरौती की मांग की। क्या आपको किसी पर शक है? हमको नहीं, किसी पे नहीं शक है। जी। किसको हम शक करें? क्या कभी हमको शक नहीं किसी पर। क्या कभी ब्रिजेश की किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई दुश्मन? गाँव में किसी से लड़ाई नहीं हुई, यहाँ पर घर में तो किसी ने कांटा प्रचार में कांटा पर का आलम नहीं बता। किस वक्त यहाँ तो किसी की लड़ाई नहीं। कब उनका अपहरण हुआ था, कहाँ गए हुए थे, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। 17 तारीख की जी 17 तारीख जी। 17 तारीख की रात में कहाँ गए थे वो? वहाँ से नजदीकी मुझे रास्ता शाम को गए सुबह, शाम को यहाँ सुबह उठना था 7 बजे। जब यहाँ पर आए 7 बजे आए, फोन करो, फोन लगाए लड़के थे। अच्छा, वो आया कांटा वाला जो जोड़ीदार है यहाँ पर आया, का ब्रिजेश नहीं है जी। कांटों में काला पड़ा है जी। जब यहाँ पर आए तो जोड़ीदार है, जोड़ीदार तो ट्रैक्टर ड्राइवर है। तो यहाँ पर 2 लोग आए तो यहाँ पर ब्रिजेश में नहीं है। छानबीन होने लगी। जी। क्या जिस अपहरण से पहले क्या किसी की बातचीत हुई थी ब्रजेश से? फोन पर कोई बात हुई थी या कुछ ऐसा लग रहा था कि वो परेशान है, इस तरीके की कोई संकेत आपने देखे? नहीं, कोई जानकारी नहीं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। विशाल, अब यहाँ पर एक बड़ी चीज सामने आई है, एक ऑडियो टेप जो आया है परिजन के साथ जो बातचीत हुई अपहरणकर्ताओं की। क्या यहाँ पर पुलिस के पास ये पर्याप्त सबूत नहीं माना जाए कि फोन कहाँ से आया, किसके नंबर से आया? इसको टेप करके बड़ी जानकारी निकाली जा सकती है, लेकिन कहे कि पुलिस जो है करना नहीं चाह रही है या कर नहीं रही है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से सुजीत यादव की अपहरण का मामला सामने आता है जिसमें 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। 30 लाख फिरौती की रकम देने के बाद भी उनके पिता अपना घर मकान सब कुछ बेचने के बाद अपने बेटे की तलाश के लिए निकलते हैं, लेकिन उसके बाद ही पुलिस जो है वो तत्परता से कार्रवाई करती है और उसके युवक की जो डेड बॉडी है वह पांडू नदी में फेंक दी जाती है। उसके बाद पुलिस के जो हाथ हैं वो लगातार खाली नजर आते हैं। आपको बता दूं, कानपुर देहात में लगातार अगर पुलिस जुझारू रूप से अगर कार्य कर रही होती तो अब लगी इस गुमशुदा युवक की अभी तक जो है वो तलाश पूरी हो जाती। जी प्रीति जी। तो क्या ये मान लिया जाए कि पुलिस अब यहाँ भी इंतजार कर रही है कि कुछ बड़ा हो उसके बाद हम एक्शन ले? क्यों समय रहते एक्शन नहीं ले रही है पुलिस, और वजह क्या बता रही है? क्योंकि फोन यहाँ से आ चुका है, क्या फोन के दौरान अपहरणकर्ताओं की तरफ से दूसरी कोई तारीख दी गई है कि अब फोन करेंगे, या कब तक फिरौती मांगी गई है? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? प्रीति जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से युवक अपहरण हुआ है, अपहरण के बाद लगातार जो है अगले दिन ही एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद जो है पुलिस का एक अमानवीय चेहरा नजर आता है।
हमने लगातार यहाँ के एसपी से बात करने की कोशिश की, तो लेकिन एसपी का जो फोन है वो पीआरओ उठाते हैं, पीआरओ बताते हैं एसपी साहब मीटिंग में बिजी हैं, कहीं पीआरओ साहब को जुकाम हो जाता है और एसपी से जो है वो हमारी बात नहीं हो पाती है। कल इस पूरे प्रकरण को लेके हम कानपुर नगर के एडीजे जय नारायण सिंह से जब हमने बात की इस पूरे प्रकरण को लेके, तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस पूरे प्रकरण की जानकारी नहीं है और वह आधा घंटे के बाद इस जानकारी लेने के बाद आपको पूरा संक्षिप्त रूप से बताया जाएगा। हमारे बीच जो है वह अपहरणकर्ता की सिस्टर भी मौजूद हैं, बहन है अनीता सिंह, अनीता पाल जी, वो भी आपको इस पूरे प्रकरण को जो है वो बता देंगी कि एक्चुअली हुआ क्या है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विशाल अभी रुकिए आप, क्योंकि इस बीच मेरे साथ आईपीएस अमिताभ ठाकुर जुड़ गए हैं। पहले मैं उनका रुख कर लेती हूँ, फिर लौटूंगी आपके पास। अमिताभ ठाकुर जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी बताएं मैडम। जी, लगातार उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहे हैं। कानपुर में हम खास तौर पर देख रहे हैं कि एक के बाद एक अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। सुजीत कांड अभी सुलझा नहीं कि एक और अपहरण का मामला सामने आ गया है और पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अपहरणकर्ताओं का फोन आया है, फिरौती की मांग कर रहे हैं, क्या उस फोन नंबर से अपहरणकर्ताओं तक नहीं पहुंचा जा सकता? जी देखा जाए, जितनी बात मैं जान पाया हूँ मीडिया के माध्यम से, अपने अन्य सूत्रों से, जी, तो निश्चित रूप से इस प्रकरण में जो भुवनेपुर वाला मामला है, जितनी तथ्याएं हैं जी, तो उसमें मुझे लगता है कि कई गुना बेहतर इसके परफॉर्मेंस देना चाहिए था। जी, और विशेष करके जो बात ये आ रही है कि जो उसका भाई को ही बैठा लिया गया, भाई को ही उसके बेरहमी से पिटाई की गई, जी, यह तो और ज्यादा गंभीर लगता है। अगवा युवक के भाई को 3rd डिग्री दिए जाने की जो बातें आ रही हैं, मुझे लगता है ये तो बेहद शर्मनाक है, गंभीर है और निश्चित रूप से इस पर जो सक्षम प्राधिकारी हैं उन तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। एक जागरूक नागरिक के रूप में मैं इसको अत्यंत ही दुखद मानता हूँ और कष्टप्रद मानता हूँ। वो तो जी बिल्कुल, ये तो एक अमानवीय चेहरा यहाँ पर पुलिस का हम कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पीड़ित परिवार की मदद करने की बजाय कहीं ना कहीं पुलिस पीड़ित परिवार को ही टॉर्चर कर रही है इस तरीके की हरकत करके। लेकिन जो फोन कॉल आया है और ये कहा जा रहा है कि अब तक सबूत पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगे हैं, तो फोन कॉल आया उसको टैप करके क्या ये नई जानकारी हासिल की जा सकती कि किसके नंबर से फोन आया है, किसने किया, उसके आधार पर अपहरणकर्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता? जी मुझे लगता है, देखा जाए निश्चित रूप से जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि फोन कॉल है तो वह एक माध्यम हो सकता है आगे बढ़ने का और एक बहुत ही सशक्त माध्यम हो सकता है। जी, उस चीज को विशेष गंभीरता से लेना चाहिए। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ इस बात से। तो फोन कॉल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ठोस सबूत हो सकता है। जी, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या यहाँ पर ये मान लिया जाए कि एक और बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि सुजीत कांड में भी ये देखा हमने कि वहां पर अपहरणकर्ता जो है फिरौती लेकर चले भी जाते हैं पुलिस की नाक के नीचे से, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद क्या होता है कि सुजीत की हत्या कर दी गई। किसी देखा जाए, जो बातें आप कह रहे हैं उसमें कैसी सच्चाई है कि मतलब किसी भी स्तर पर किसी प्रकार से उसको मैं निगेट नहीं कर सकता। इस मामले को विशेष गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है, अन्यथा जो बाद में फिर स्थितियाँ आती हैं, विषम स्थितियाँ आती हैं, उनको सामना करना पड़ता है। बहुधा करना पड़ा है पिछले दिनों और उसका दोबारा करना पड़ जाए यदि तत्काल कार्रवाई न की जाए। जी ठीक है जी, शुक्रिया अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पर लापरवाही बरत रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और ये भी माना जाए कि क्या पुलिस एक बार फिर से बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, उसके बाद पुलिस जागी? क्योंकि ये हमेशा देखने को मिला है कि पहले बड़ा हादसा होता है, उसके बाद जो है पुलिस सुध लेती है। और सवाल यही है कि आखिर यूपी सेफ है क्या? फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे एक और मुद्दे के साथ। देखते रहिए खबर फास्ट।